नमस्ते। छत्तीसगढ़ सरकार में जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सुलझा है उसके बाद भर्तियों की बाढ़ आ गई है, जिसमें यह पद है छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द आदिम जाति कल्याण विभाग का है, जिसमें 500 पदों की भर्ती की अधिसूचना है। यह 500 पद निम्नानुसार है, जिसमें जनरल वर्ग के लिए 210 पद, अनुसूचित जाति के लिए 60 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि यह श्रेणी द का पद है तथा सेवा श्रेणी तृतीय है और वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 10+2 है और कंप्यूटर का अधिमान्यता का सिद्धांत लागू किया गया है, मतलब 50% कंप्यूटर के अंकों का आना अनिवार्य होगा और स्टाइपेंड सिस्टम लागू होगा। इसके बाद निर्धारित आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ इनका चयन प्रक्रिया सामान्यतः एक परीक्षा होगा जो 150 मार्क्स का होगा। यह 150 मार्क्स वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा तथा सामान्य वर्ग को पास होने के लिए 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग को 23% अंक लाना अनिवार्य होगा। निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक मार्किंग निकालने का तरीका ऐसा रहेगा, आपका वास्तविक प्राप्तांक इक्वल टू सही प्रश्न -1/3 गलत प्रश्न। सिलेबस इस प्रकार रहेगा। कंप्यूटर संबंधित 50 मार्क्स का प्रश्न आएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस 50 में से 25 अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आपने इसके 25 अंक नहीं लाए हैं तो आपका पेपर प्रश्न चेक नहीं किया जाएगा। पहले कंप्यूटर चेक किया जाएगा, 25 मार्क्स लाने के बाद ही आपका प्रश्न पत्र चेक किया जाएगा। इसके सिलेबस में है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग और प्रिंटर के प्रकार। यह महत्वपूर्ण है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रश्न हमेशा आते हैं तथा लेजर, प्रिंटर या प्रिंटर के संबंधित प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। इसके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट भी है, इंटरनेट के उपयोग भी हैं, एंटीवायरस के उपयोग भी हैं, मल्टीमीडिया के उपयोग भी हैं, सीसीडी, डीवीडी आदि की सामान्य जानकारी और गूगल में सर्च करने के किस प्रकार से तरीके हैं ये भी हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है कि सरकारी विभागों के वेबसाइट भी प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, मतलब जितने भी 44 विभाग हैं सरकार की, उनकी वेबसाइटों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आगे देखते हैं हिंदी में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यावहारिक प्रयोग, समास, रचना और प्रकार। यहाँ महत्वपूर्ण है कि स्वर, व्यंजन और वर्तनी से प्रश्न अवश्य आते हैं, वचन, काल से भी प्रश्न आते हैं, साथ साथ समास महत्वपूर्ण था। 5वां संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों का एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सभी से प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं अंग्रेजी में नंबर, जेंडर और आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट कंजक्शन और प्रीपोजिशन, यहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव पैसिव वॉइस से प्रश्न आते हैं। नरेशन से प्रश्न हाल ही में नहीं देखे जाते लेकिन आ सकते हैं। आगे देखते हैं वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हमेशा आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमेशा आते हैं तथा स्पेलिंग के प्रश्न हमेशा आते हैं। 10 मार्क्स का इंग्लिश था, 20 मार्क्स का गणित है, जिसमें महत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्त्य हमेशा आते हैं। औसत निकालने से संबंधित प्रश्न भी हमेशा प्रश्न पत्र में देखे जाते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिशत के संबंधित प्रश्न, चाल, समय और दूरी, यहाँ से 2-3 प्रश्न भी आ सकते हैं। प्रतिशत से भी 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन चाल, समय, दूरी से तो अवश्य ही प्रश्न आते हैं। अगला इकाई है सामान्य ब्याज। सामान्य ब्याज का अर्थ सिर्फ साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज भी आ सकते हैं। लाभ तथा हानि के प्रश्न, अनुपात एवं समानुपात के प्रश्न, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु, जनसंख्या वृद्धि ह्रास आदि के प्रश्न होते हैं। अगला इकाई 3 जो है यह है रेखागणित। रेखागणित में रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल रेखा एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार आदि से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ रेखागणित में ही समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त से भी प्रश्न आते हैं।
चौथा इकाई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रफल से संबंधित है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज एवं ठोसों का क्षेत्रफल, आयतन जैसे घन, घनाभ शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न पत्र में 15 मार्क्स का होगा भारत स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें राजनीति व्यवस्था लगभग पूरा पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आंदोलन ही पूछा जाएगा। भूगोल के साथ पर्यावरण भी पूछा जाएगा जो महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और भूगोल, पर्यावरण से प्रश्न अधिक आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न होंगे जो कि लगभग पूर्ण अर्थव्यवस्था है। और सामान्य विज्ञान, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, मतलब विज्ञान के सामान्य अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इतिहास में सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास ही हमारे सिलेबस में लिया गया है तथा भूगोल में भौगोलिक स्वरूप और प्राकृतिक संसाधन में पर्यावरण महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न ही अधिकतम देखे गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसिक कॉन्सेप्ट अक्सर पूछे जाते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाओं के सारांश वगैरह। समसामयिक घटना 15 मार्क्स का है जो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल एवं साहित्य, निश्चित है कि इन्हीं से प्रश्न आते हैं। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 मार्क्स के होंगे जिसमें इतिहास और सामान्य राजनीतिक घटनाओं से प्रश्न होंगे। तथा एक नया टॉपिक है बाल मनोविज्ञान जो कि 10 मार्क्स का है। यह बाल मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँगा। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं। बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, समस्या समाधान, तर्क, नैतिकता, मत अभिवृत्तियाँ, व्यवहार आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिनसे उनका उत्तरोत्तर या सर्वांगीण विकास किया जा सके, बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। बाल मनोविज्ञान के परिभाषा में मत भिन्नता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार जन्म से परिपक्वता तक, जबकि आर्जेनिक के अनुसार गर्भकालीन अवस्था, जन्म अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास का संपूर्ण अध्ययन जिससे कि किसी बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बाल मनोविज्ञान है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में विलियम वुंट ने स्थापित किया था, जबकि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला डॉक्टर एस.एन. सेन ने कोलकाता विश्वविद्यालय में 1916 में स्थापित किया। बाल मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक शाखा के रूप में आगे विकसित हुआ जो कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण था या महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान को 3 अवस्था में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की, बाल्यावस्था 0 से 12 वर्ष तक की तथा किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न 3 अवस्थाओं के आधार पर हम देखेंगे। शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आगे देखते हैं शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष। व्यक्तित्व निर्माण काल, सीखना, कल्पना, काम प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति और आत्मप्रेम आदि ये सब शैशवावस्था के गुण होंगे। वेलेंटाइन ने कहा कि यह शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है। फ्रायड ने मनुष्य को जो बनना है उसका शुरुआत शैशव काल से ही हो जाता है कहा। मैकडोगल के अनुसार शिक्षा का अधिकांश व्यवहार मूल वृत्तियों से तथा मूल प्रवृत्तियों जन्मजात होती हैं, शैशवावस्था से ही होती हैं। एक वर्त के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकी तथा वातावरण का गुणनफल होता है। बी.एन. झा का भी ऐसा ही मतव्य है कि वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योग है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कोई भी बच्चा कमज़ोर या तेज नहीं होता। अन्य जानकारियाँ जो प्रश्नों में अक्सर पूछी गई हैं, नवजात शिशु में 270 से 310 तक की हड्डियाँ हो सकती हैं या होती हैं। पहला दांत मिडवर इंसाइजर आता है। प्रज्ञा दांतों की संख्या 4 होती है जो जनरली किशोरावस्था में आता है। गर्भावस्था में विकास का सही क्रम सिर से पैर की ओर होता है। इस अवस्था में शिक्षा की अच्छी विधियां हैं। शैशवावस्था में मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि जो बच्चों के स्कूल होते हैं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होता है, पूछा गया है कई बार प्रश्न। तथा गर्भावस्था से जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है।
गर्भाधान काल सामान्यतः 270 से 280 दिन के बीच में होता है। ऐसे फैक्ट्स अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में बच्चों की विकास प्रारंभ हो जाती है, जिसमें मानसिक विकास, जिज्ञासा, नैतिक गुण, खेलों से विकास, समाजीकरण, विद्यालय में प्रवेश, कुछ याद करने की क्षमता विकसित हो जाती है और रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्य अवस्था एक अनोखा काल है, सुनहरा काल है, तथा रॉस के अनुसार अक्सर बालक ऐसा सोचते हैं कि वे परिपक्व हो चुके हैं, इसलिए रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। क्रो एंड क्रो के अनुसार 6 वर्ष में मानसिक अवस्था विकसित होने लगती है। अन्य फैक्ट यहाँ पे भी है। शिशु का सिर का 90% बाल्यावस्था में विकसित हो जाता है। धड़कन भी विकसित होने लगती है। 6 से 7 वर्ष तक 100 बार धड़कती हैं। 12 वर्ष आते आते तक 85 बार तक धड़कना कम हो जाती हैं, तथा 12 वर्ष तक समस्या समाधान क्षमता विकसित हो जाती है। भौतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, जैसे स्थायी दांत आ जाते हैं, त्वचा रंग आ जाती है, चेहरे का शेप लगभग निर्धारित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जबकि आप देखा होगा शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था आते तक बच्चों का फेस भी, चेहरा भी बदलता रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवधि है। व्यवहार में भिन्नता, तीव्र मानसिक विकास, भावनात्मक विकास हो जाता है, शारीरिक शक्ति विकास होता है, काम परिपक्वता और लैंगिक विकास भी इसी समय होता है। लगभग निश्चित ऊंचाई आ जाती है, थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। 28 दांत आ गए होते हैं तथा प्रज्ञा दांत आना प्रारंभ हो गए होते हैं। हड्डियों की संख्या 206 हो गई होती है और धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कने लगता है। बौद्धिक विकास लगभग हो जाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है किशोरावस्था, जबकि कैलपैट्रिक के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल है। टीन एज ने किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहा। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था ही वर्तमान की भावी शक्ति है। किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि IQ या बौद्धिक क्षमता आदि के कैलकुलेशन में भी किशोरावस्था के उम्र को ही लिया जाता है। सिद्धांत आगे पढ़ते हैं। पहला देते हैं संज्ञात्मक सिद्धांत या विकासी आवश्यक सिद्धांत, जिसे पियाजे ने दिया। मनोविज्ञान के विकसित होने के सिद्धांत पियाजे ने दिया। संज्ञात्मक सिद्धांत या विकासी अवस्था सिद्धांत, जिसके 3 पार्ट हैं। संवेदी पेशी अवस्था 2 वर्ष तक होता है, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है, जहाँ सक्रिय न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है, समझने और तर्क करने की अवस्था आ जाती है। और 4 भागों में है पियाजे का सिद्धांत। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। चिंतन, मनन और समस्या समाधान क्षमता विकसित हो जाती है। आगे देखते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार संज्ञात्मक विकास की 3 अवस्था होती है। सक्रिय अवस्था जो 18 माह तक या 1.5 साल तक, दृश्य प्रतिमान अवस्था जो कि 84 माह तक या 7 साल तक, और सांकेतिक अवस्था 84 माह के बाद या 7 साल के बाद प्रारंभ होती है। यह ब्रूनर की संज्ञात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। जबकि इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 सिद्धांत हैं, जिसने उम्र के हिसाब से 8 अवस्था बताए। 0 से 1 वर्ष की अवस्था, 1 से 2 वर्ष की, 3 से 5 वर्ष की, 5 से 13 वर्ष की, फिर 13 वर्ष के बाद उसने किशोरावस्था को रखा, फिर पूर्व प्रौढ़ अवस्था को रखा, मध्य प्रौढ़ अवस्था को रखा और उत्तर प्रौढ़ अवस्था को रखा। इस प्रकार इरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 भाग हैं। जबकि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 3 अवस्थाओं पे है। 4 से 10 वर्ष में पूर्व नैतिक, 10 से 18 में लौकिक कर्तव्य नैतिक, 18 के बाद स्वीकृत नैतिक सिद्धांत। इस प्रकार के इन्होंने मनोविज्ञान के विकसित होने के सिद्धांत दिए। अधिगम का सीखना, अधिगम या सीखना, ये अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आ सकते हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विकास अनुकूल प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, सार्वभौमिक, सक्रिय, विवेकपूर्ण, सामाजिक, व्यक्तिगत तथा अनुभवपरक होता है। अधिगम के संबंध में गेट्स का कहना है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण का व्यवहार में परिवर्तन है।
जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम या सीखने में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? थकान, अंतर्द्वंद, दुश्चिंता, भग्नाशा, अहमग्रस्ता। यहाँ भग्नाशा का अर्थ होता है निराशा पूर्ण अवस्था। सीखने के नियम क्या क्या हैं? तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम, प्रभाव या संतोष के नियम, प्रक्रिया के नियम, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और परिवर्तन के नियम। इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। सीखने के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि पहले उद्देश्य होना चाहिए, फिर प्रेरक या चालक होना चाहिए, फिर उसमें उद्दीपक या सहायक उद्दीपक होना चाहिए और सीखने वाले तंत्रिका तंत्र में संबंध स्थापित होना चाहिए। जैसे किसी भी वस्तु के लिए पहले लक्ष्य, चालक, फिर सहायक उद्दीपक होने चाहिए और फाइनली उसे सीखा जाता है। विशेषता इस प्रकार के सीखने से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, जबकि इसकी सीमाएं हैं कि अनर्गल प्रयत्न और प्रयासों पर बल देता है। महत्व है कि बुद्धिहीन बालकों के लिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी हैं। पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने कुत्ते पे किया और इन्होंने बताया कि भोजन उद्दीपन के लिए सहायक है तथा इस प्रकार के उद्दीपन से किसी को भी अक्षर विन्यास आदि को सिखाया जा सकता है। क्लार्क हॉल का प्रबलन, पुनर्बलन, सबलीकरण का सिद्धांत, सतन अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सभी एक ही सिद्धांत क्लार्क हॉल के सिद्धांत का नाम है। इसमें आवश्यकता और प्रेरणा पर बल दिया जाता है। हॉल ने सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा बताया तथा इसका महत्व यह है कि विद्यार्थियों को आवश्यकता, पुरस्कार और दंड से स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगला है वांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 पद हैं: अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। महत्व यह है कि बड़ों से सीखना, व्यक्तियों का विकास करना आदि इनसे होता है तथा इससे आक्रामकता, नम्रता, परोपकार आदि का विकास होता है। पहले अवधान करना, फिर उसे धारण करना, फिर उसे स्वयं से व्यक्त करना और फिर पुनर्बलन, उसे परमानेंट अपने सीखने की अवस्था में सम्मोहित कर लेना। अगला देखते हैं फ्रेडरिक स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसे आरएस सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत या व्यवहारिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने चूहों पर रिसर्च किया। इन्होंने बताया कि कुछ प्रसूत क्रियाएं होती हैं जो स्वैच्छिक होती हैं, शैशवावस्था से आती हैं, जैसे रोना, जबकि कुछ दीपक क्रियाएं होती हैं जो कारक के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से सीखा जा सकता है। कोल्हर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समग्र कृति सिद्धांत या शूज सिद्धांत, इन्होंने चिंपैंजी पर रिसर्च किया और बताया कि कुछ हमारे अंतर्दृष्टि में ही है जिसे हम स्वयं से सीखते हैं। अगला अधिगम का साहचर्य सिद्धांत, अलेक्जेंडर बेन। साहचर्य मतलब दूसरों के साथ। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, किसी क्षेत्र विशेष पे सीखने का, कार्ट लेविन। प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा तथा समग्रवाद का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। इस प्रकार से सीखने या अधिगम के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। अगला है अधिगम स्थानांतरण। थॉर्नडाइक ने दिया। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण बताया। इसने बताया कि किसी भी चीज़ का सकारात्मक स्थानांतरण, जैसे आपने पहले साइकिल सीखा है तो स्कूटी चला सकते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, जैसे आपने गियर वाले कार सीखे हैं तो बिना गियर वाले कार चलाने में दिक्कतें होती हैं। शून्य स्थानांतरण, जब आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है और मार्केट अपडेट हो गया हो। इसे हम अधिगम वक्र के रूप में समझ सकते हैं। सरल रेखीय, जब सीखने की गति एक समान होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। उन्तोदर, प्रारंभ में तीव्र, फिर बाद में धीरे धीरे सीखने का विकास। नतोदर, आरंभ में मंद से सीखते हैं लेकिन धीरे धीरे तीव्र गति से सीखना प्रारंभ। मिश्रित, उपरोक्त दोनों का मिला जुला। अधिगम पठार, जब सीखने की गति रुक जाती है। बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बेने ने दिया, एक तत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन ने द्वितत्व, फिर बाद में त्रितत्व सिद्धांत दिया, जिसमें जन्मजात, उभयनिष्ठ और अर्जित को जोड़ा। इसके बाद थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया, जितनी मानसिकता उतनी तत्व। थर्स्टन और केली ने समूह कारक तत्व दिया। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, जिसने बुद्धि मापन के सोपान दिए। वास्तविक आयु CA, अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि मापन के सिद्धांत दिए। मानसिक आयु वाला सिद्धांत कैटल ने दिया, जबकि IQ बुद्धि लब्धि टर्मन ने दिया और स्टान कुल्हमान ने दिया, जिसके अनुसार IQ बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। C.H. राइस भारतीय विद्वान ने बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए, शाब्दिक और अशाब्दिक, जबकि भारतीय प्राचीन
परीक्षण में चित्र मूर्ति परीक्षण महत्वपूर्ण था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि लब्धि के संबंध में परीक्षण किया गया था, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा अधिकारियों के लिए, बीटा अन्य सैनिकों के लिए। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि के सिद्धांत का परिभाषा। टर्मन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। डियरबर्न के अनुसार अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता होती है। आईक्यू के संबंध में इस प्रकार का चार्ट है कि अगर आईक्यू 25 से कम है तो जड़ बुद्धि, 69 से कम है तो मूर्ख है, 80 से कम है तो दुर्बल है, 90 से कम है तो मंद बुद्धि है, 110 से कम है तो सामान्य और औसत है, 120 से कम है तो तीव्र है, 140 से कम है या 120 से 140 है तो प्रखर बुद्धि है और 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली बुद्धि है। व्यक्तित्व लैटिन शब्द परसोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। अल्पोर्ट के अनुसार मनोशारीरिक तत्वों का गतिशील संगठन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कैटल, व्यक्तित्व से भविष्यवाणी किया जा सकता है कि वह कैसा व्यवहार करेगा। तथा स्प्रेगनर के अनुसार 6 प्रकार के सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, कलात्मक, आर्थिक, धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व हो सकते हैं। 6 प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। यंग के अनुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं, जबकि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। शतोगुणी मतलब अच्छे विचार वाला, धार्मिक विचार वाला। रजोगुणी मतलब कर्तव्यशील, कर्म विचार वाला। जबकि तमोगुणी यानी विलासित विचार वाला व्यक्तित्व हो। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार 3 व्यक्तित्व हैं, भावुक, विचारशील और कर्मशील। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचि, किस प्रकार के विद्यालय, परिवार या वातावरण से आया है, परिवेश से आया है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व परीक्षण TAP। चित्र देखकर या कहानी लिखवाना जिसका अर्थ होता है टेस्ट अटेंशन परफॉर्मेंस। दूसरा CAT, चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है IBT, इंक बॉल टेस्ट, कलर चेक से पहचान कराना। चौथा होता है SCT, स्लजिस कॉग्निटिव टेम्पो, जिसके अनुसार जो लोग मंद बुद्धि होते हैं उनका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मकथा या आत्मदर्शन द्वारा भी, व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा, प्रश्नावली विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं निरीक्षण, समाजमिति, रेटिंग या स्केल विधि, समायोजन या तालमेल या सीखने की प्रक्रिया। आगे देखते हैं मानसिक रोग। तनाव, दुश्चिंता, दबाव, भग्नाशा, द्वंद्व, संघर्ष आदि बाल मनोरोग हैं। बचने के 2 उपाय हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण करना तथा अन्य मार्ग खोजना, अप्रत्यक्ष रूप में औचित्य विग्रह का विश्लेषण करना। मनोविश्लेषक सिद्धांत। मनोविश्लेषक सिद्धांत में है चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इदम, अहम, परम अहम, ऐसी 8 अवस्थाएं हैं। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कहा। अधिगम का आधार स्तंभ सोरेनसन ने अभिप्रेरणा को कहा। तथा अभिप्रेरणा कार्य को जारी रखने की प्रक्रिया है, गुड ने कहा। किसी कार्य के लिए अंदर से मनोवैज्ञानिक प्रेरणा अभिप्रेरणा से आती है, गेट्स का विचार है। तथा अभिप्रेरणा के प्रकार 2 प्रकार से हो सकते हैं, जन्मजात, आंतरिक, प्राथमिक, और दूसरा अर्जित या बाह्य। आगे देखते हैं स्मृति, सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग। वुडवर्थ ने बताया कि स्मृति है अवस्थाएं हो सकती हैं सचेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति। स्मृति की जस्ट उल्टा होती है विस्मृति, याद करने में असफलता। ड्रेवर ने बताया विस्मृति के सिद्धांत है अनुप्रयोग, अनभ्यास, हस्तक्षेप और दमन, जिसके कारण विस्मृति होती है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, विशेष ढंग से प्रतिक्रिया करना, सामान्यतः एटीट्यूड है। इसके 3 तत्व हैं, संज्ञात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। अभिवृत्ति के मापन की निम्न प्रणालियां हैं, प्रत्यक्ष प्रश्नावली, प्रत्यक्ष अवलोकन, परिमापन विधियाँ या स्केलिंग करके। अभिरुचि, किसी क्षेत्र में सफल होने की संभावना अभिरुचि कहलाती है। ये भी 3 प्रकार से हो सकती है, 4 प्रकार से हो सकती है। यांत्रिकी, संवेगात्मक, कलात्मक, शैक्षिक, व्यावसायिक। तथा आदत, पूर्ववृत्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत कहलाती है जेम्स के अनुसार। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण
क्या क्या हो सकते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, आयु, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक दशा, लिंग भेद आदि, जिस कारण से व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं। चिंतन, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, चिंतन कहलाता है रॉस के अनुसार। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत इस प्रकार से होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप में होना चाहिए, भिन्नता रहित होना चाहिए, माता पिता का सहयोग प्राप्त होना चाहिए, भेदभाव से रहित शिक्षा होना चाहिए, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा होना चाहिए, वातावरण नियंत्रण का सिद्धांत पालन होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें प्रयास किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा एवं देखभाल 2002-3 में आया। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं, अधिगम अक्षमता, सीखने में अक्षमता, पढ़ने में अक्षमता किस प्रकार से परिभाषित होती है? डिसलेक्सिया, देखने की अक्षमता, जो शॉ को वॉच देख रहे हों। एलेक्सिया, उच्चारण दोष या बोलने में। अफेजिया, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी। डिस्फेजिया, गलत वर्तनी बोली जाती है। लिखने से संबंधित भी समस्याएं हैं। अग्रेसिया, वर्तनी लेखन में शुद्धि। डिस्ग्राफिया, अक्षरों की बनावट सही नहीं होती। तथा गणित संबंधित डिस्कैल्कुलिया, गणित कैलकुलस संबंधी विकार। तथा डोमेंसिया, मस्तिष्क संबंधी अक्षमता। यहाँ ये जो अक्षमता की शब्दावली है, ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आइए अब ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इस कालखंड से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ बता रहा हूँ, जैसे सरल रेखीय वक्र, उन्नोत्तर वक्र, नतोदर वक्र तथा मिश्रित वक्र, और साथ साथ पठार भी बता रहा हूँ, अधिगम पठार। इन वक्र से एक आध प्रश्न हो सकते हैं। प्रारंभिक मनोविज्ञान के परिभाषा से एक आध प्रश्न हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के नाम वाइज प्रश्न आएंगे हमेशा। और आगे की सभी सिद्धांत जो हैं उनसे प्रश्न हो सकते हैं। बाल अवस्था से शैशवावस्था से एक एक प्रश्न आ सकते हैं। वक्र से एक प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार से 10 प्रश्न आने हैं। 10 प्रश्न के 10 कालखंड इस प्रकार से रहेंगे। साथ ही साथ इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, जैसे TAB, टेस्ट अटेंशन परफॉर्मेंस, CAT, चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट, IBT, इंक बॉल टेस्ट, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद।